नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। करगिल विजय के 25 साल पूरे हुए हैं। देश यह पर्व मना रहा है, उल्लास, उत्सव, विजय की सिल्वर जुबली। लेकिन करगिल की जंग दुनिया में अपनी तरह की इकलौती जंग थी। उतनी ऊंची चोटियों पर दुश्मन अगर पहले से अपना ठिकाना बना करके बैठा हुआ है, असलहा, गोला बारूद, टैंक के साथ पूरी तैयारी है उसकी कब्जा करने की, और उसके बाद एक फौज नीचे से ऊंचाई की तरफ जा रही हो और वो जीत हासिल कर ले, दुश्मन को उखाड़ करके फेंक दे, उस पर कहर बन करके टूटे, उसका नामो निशान मिटा दे, उसकी सारी साजिशों बेनकाब कर दे, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। इसलिए करगिल युद्ध को एक अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। उस युद्ध में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया था, हमारे जांबाजों ने, रणबांकुरों ने, दिलेरों ने, उन सब की अपनी अपनी कहानियां मिलकर के कहानियों का एक ऐसा सिलसिला चलती हैं जो हिंदुस्तान में वीरता, पराक्रम, शौर्य और शहादत की अद्भुत गाथाएं कहती हैं। ये एक लड़ी चलती है, जैसे दीपों की लड़ी होती है, वैसे ये देशभक्ति से भरी हुई दिलेरों की ऐसी साहसिक कहानियां हैं जिनकी मिसाल दुनिया में शायद ही आपको मिले। 4-5 किस्से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं कैप्टन अनुज नायर की मां से बात कर रहा था, जैसे कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विजयंत थापर, योगेंद्र यादव। इन लोगों ने, हालांकि हमारे 527 जवान और ऑफिसर्स शहीद हुए थे और बड़ी संख्या में हिंदुस्तान की फौज ने उस युद्ध में हिस्सा लिया था। उन सब की लड़ाइयाँ, उन सब के साहस, उन सब की कुर्बानियों के सामने हिंदुस्तान के हज़ार सलाम हैं। लेकिन वैसे लोग जो लगातार मोर्चे पर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने शहादत दी, कुर्बानियाँ दी, या फिर ऐसी विजय गाथा लिखी कि दुश्मन बार बार उसको सुन करके, पढ़ करके दहल जाए, उन लोगों को आज मैं आपके सामने चर्चा में रखना चाहता हूँ। तो कैप्टन अनुज नायर की माँ से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि 22-23 साल का लड़का था, फौज में चला गया, फौज में जाना ही चाहता था और फौज में गया। तो करगिल की लड़ाई की खबर जब मैंने अखबार में देखी तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा कि अनुज, तुम कहाँ हो? ये करगिल का युद्ध शुरू हो गया है। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं करगिल में नहीं हूँ, मेरी पोस्टिंग कहीं और है। फिर कुछ दिन के बाद एक ऑफिसर का फ़ोन आया कि आपको कुछ अनुज को भेजना हो तो आप भेज दें, वो वॉर में है, करगिल के वॉर में है। तब परिवार को, माँ बाप को पता चला कि वो करगिल के वॉर में है। तो फिर एक दिन फ़ोन आया और अनुज को पता चल गया था कि माँ बाप को पता हो गया। तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया, बोला कि पापा, हाँ मैं वॉर में हूँ, आप क्या चाहते हैं? तो पापा ने कहा कि वॉर में हो, बहुत अच्छी बात है, पीठ मत दिखाना और भटक करके दुश्मन के इलाके मत जाना। और उस अनुज नायर ने तोलोलिंग की लड़ाई में जिस ऑफिसर ने फ्रंट से लड़ाई की थी, आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तानियों के सीने में जिसने गोलियां उतार दी, अकेले 9 पाकिस्तानियों को मार डाला, और तोलोलिंग की चोटी पर जो सबसे मुश्किल लड़ाई मानी जा रही थी, और बहुत ज़रूरी वो लड़ाई थी क्योंकि वहाँ से NH1 गुजरता है। अगर NH1 को ब्लॉक किया जाए तो लेह और आगे सियाचिन का पूरा इलाका जो है वो भारत से कट जाता है। इसलिए तोलोलिंग की उस बहुत ही महत्वपूर्ण विजय में अनुज नायर की बड़ी भूमिका थी। वैसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा, बल्कि अनुज नायर आगे जो चोटी थी 0.4875, उसकी लड़ाई में और उसको जीतने में, जब उन्होंने जीत रही थी वो लड़ाई, वो चोटी, उसके बाद उनके शरीर में गोली लगी थी और वो शहीद हो गए थे। अनुज नायर की शहादत के बाद पाकिस्तानी उखड़ गए थे, ख़त्म हो गए थे, कुछ लोग फौजी भाग गए थे, वो लौटने लगे कि शायद ये नहीं है। और जैसे उन्होंने लौटना शुरू किया, विक्रम बत्रा की टीम जो है वहाँ पहुँच गई थी, जिसको शेर शाह कहा जाता था, और एक चोटी की लड़ाई जीत करके विक्रम बत्रा आगे बढ़ रहे थे। क्या जुनून रहा होगा, क्या गजब का हौसला, हाड़ कंपा देने वाले ठंड के भीतर जहां सब कुछ जम जाए, पथरीली जमीन जिस पर पैर रखने पर भी
खून निकल आए, वहाँ घुटनों के बल और कोहनी के बल लगातार चलते हुए और अपने खून में उबाल पैदा करते हुए लगातार आगे बढ़ना, दुश्मन को मारना ही ये जज्बा रख करके उसके ऊपर कहर बन करके टूटना, आमने सामने की लड़ाई में उसको ख़त्म करना, ये जीतना है। जय माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे उन चोटियों पर और सन्नाटे में, जो वो लोग थे। मैं विजयन थापर के फादर से बात कर रहा था। विजयन थापर के फादर और विजयन थापर के दादाजी आर्मी में रहे, तो आर्मी का एक माहौल रहा परिवार के भीतर, और विजयंत लगातार बचपन से इस बात की कोशिश में थे कि वो फौज में जाएं, और वो चले भी गए, लेकिन सीडीएस से गए थे, एनडीए के जरिए नहीं जा पाए, लेकिन सीडीएस से हो गए, और 6 महीने की पोस्टिंग होगी और उनको लड़ाई में जाना पड़ा। और वो आदमी बेचैन था कि मुझे फौज, तो मेरी बटालियन को आप डालो, आप मुझे वॉर में ले आओ, और फिर विजयन थापर को वॉर में लाया गया। वो नौजवान जो कश्मीर में एंटी टेररिस्ट मिशन में लगा हुआ था, और जब भी वो ऑपरेशन के लिए जाया करते थे तो एक झोपड़ी के पास बच्ची, वो चुपचाप गुमसुम से उनको देखा करती थी और डरी डरी से रहती थी। तो एक दिन पूछा उन्होंने कि बच्ची क्यों डरी रहती है, तो कुछ ने बताया कि ये बोल नहीं पाती है, इसकी आंखों के सामने ही आतंकवादियों ने इसके पापा को मार दिया था, इसका नाम रुखसाना है। तो विजयंत उस बच्ची से धीरे धीरे जाते समय बात करने लगे, उसको चॉकलेट दिया करते थे, उसको खिलौने दिया करते थे। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बन गया, बच्ची बोलना शुरू कर दी। विजयंत को यह पता हो गया कि मैं जिस लड़ाई में हूँ, यह लड़ाई मेरी शहादत मांगती है, लेकिन जीतने के लिए मेरी शहादत और मेरी टीम की शहादत ज़रूरी है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तानियों को ख़त्म करके यह चोटी मुझे हासिल करनी है, मुझे मेरी अपनी ज़मीन चाहिए। एक चिट्ठी लिखी है, और ये चिट्ठी गूगल पे भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उस चिट्ठी में उन्होंने उस खाना का ख्याल रखने की बात भी कही है। हम लोग जहाँ से हैं यहाँ हमें शहादत मिल सकती है, लेकिन हमें गर्व होगा, मम्मी को भी गर्व होगा, पापा को भी, कि उन्होंने ऐसी औलाद पैदा की है। समूचे हिंदुस्तान को गर्व होगा, मेरे साथी भी यहाँ हैं और उनकी शहादत को आप लोग याद रखना। एक बहुत ही भावुक चिट्ठी है, लेकिन वो आपको जगाती है, आपके भीतर एक जुनून पैदा करती है, और इस बात का एहसास कराती है कि वो लोग जो जिनके दम पर हम देश के भीतर महफूज हैं, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने दिन रात एक से रखते हैं, सुकून की ज़िंदगी है, राहत की ज़िंदगी है, ये सिर्फ उनके बूते हैं। लेकिन उन सरहदों पर जो 18,000 फीट ऊंची चोटियों के किनारे किनारे चलती हैं, जहाँ ठंड -14 डिग्री सेल्सियस होती है, जहाँ इंसान नहीं होता है, जहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है, खाने के लिए बहुत सीमित चीज़ें होती हैं, पीने के लिए घूंट घूंट पानी होता है, उन लड़ाइयों में कई ऑफिसर्स ने देखा कि मेरे पास बोतल में पानी कम बच गया है, तो उन्होंने अपनी प्यास को दाबा, क्योंकि लड़ाई तक और लड़ने तक, भिड़ने तक, दुश्मन का मुकाबला करने तक पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो 2 घूंट 4 घूंट पानी बचा रहे ताकि उस वक्त काम आएगा। इस तरह के जज्बे के साथ वो लड़े थे, और ये दुनिया में किसी भी फौज के सामने आप जाइएगा, ऊंची चोटियों पर पूरे बंदोबस्त के साथ रॉकेट लॉन्चर, तोपें, मशीन गन्स, ग्रेनेड, गोला बारूद भरपूर, और बड़ी फौज 5,000 से ज़्यादा वो बैठी हुई है, और नीचे से चढ़ करके उसको ख़त्म करना है, उसको नस्तनाबूद करना है, अपनी चोटियों पर फिर से परचम लहराना है। ये हौसला, ये जज्बा, ये साहस और ये कमाल सिर्फ हिंदुस्तान की सेना कर सकती थी, और करगिल की लड़ाई की जो विजय है, वो भारतीय सेना के इसी कारनामे को याद करने का नाम है। और आज जब सिल्वर जुबली है, तो मुझे लगता है कि आपको वो तमाम कहानियाँ पढ़नी चाहिए जो करगिल की हैं। अनुज नायर की माँ ने मुझे अपनी किताब भेजी है, उन्हें बेटे पर उन्होंने लिखी है, टाइगर ऑफ द्रास। मैं कल रात में पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते उसमें इस तरह से डूबने लगा कि कब मैं पूरी किताब पढ़ गया, मुझे ख्याल नहीं आया, सुबह के 4:45 बज रहे थे। तो ये वो लोग हैं जिनसे आपको कुछ सबक मिलता है। ज़िंदगी जो हम जी रहे होते हैं, जिन मसाइल में, जिन लड़ाइयों में, जिन फिजूल की बातों में फंसे रहते हैं, ये
किस तरह की ज़िंदगी है और किन लोगों के बूते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर इस ज़िंदगी के मायने समझ में आते हैं और उनकी कीमत भी आपको समझ में आती है। इसलिए आज की तारीख में अपनी सेना को, अपने शहीदों को, करगिल की लड़ाई में जिन जिन ने हिस्सा लिया उन सभी को याद कीजिए, उनको सलाम कीजिए। और भारतीय सेना दुनिया में अगर अपने शौर्य के लिए, साहस के लिए, पराक्रम के लिए, कौशल के लिए जानी जाती है, तो उसकी सबसे बड़ी गवाही करगिल का युद्ध भी है।